आज की तारीख में जितने भी लोग आज के, चाहे वो कोई डीडीसी साहिबान हो, चाहे वो किसी दूसरे मनसब के ऊपर बैठे हुए लोग हों, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दवा लेकर के चलने वाले हों, आप उनसे कहिए कि आप एक जलसा करके दिखा दीजिए। मैं अपना नाम बदल दूंगा कि अगर वो मेंढर के अंदर कोई मुअस्सद, क्या मैं ये कहता हूं कि 200 से 300 लोगों का भी जलसा कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और हमारे साथ आज मियां शहराज अजरी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी हैं। अक्सर हम अपने प्रोग्राम में किसी न किसी ऐसी शख्सियत को लाते हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारे साथ बातचीत करते हैं। वो अवामी मसाइल हों, वो नेशनल के मसाइल हों या कि रीजन के मसाइल हों, उन पर बात करते रहते हैं। और आज खुशकिस्मती से हमारे साथ सूबाई सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस मियां शहराज अजरी साहब है। अजरी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अजरी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आजकल ये लगता है कि बीजेपी को सीधी टक्कर देने के लिए एक वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर के अंदर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार हो रही है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के चर्चे हैं, बल्कि ये जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी मान चुकी हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है जो आमने सामने की टक्कर है। इसको आप कैसे देखते हैं? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वो तहरीक है कि जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को एक उस निज़ाम से छुटकारा दिलवाया था कि जिस निज़ाम को यहाँ महाराजा का निज़ाम कहा जाता था, जिसकी वाहिद वजह यह है कि एक तहरीक बन करके उभर करके मंजर आम पर आई। और शेख अब्दुल्ला साहब, हमारे शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब, जिनकी एक बड़ी कोशिशों के बाद, यहाँ तक कि बहुत सारे मसाइब के दलदल में जाने के बाद, जेलें देखने के बाद, मसाइब झेलने के बाद जम्मू कश्मीर को वो मकाम अता किया कि लोगों ने सुकून की सांस ली। और जो जम्मू कश्मीर के लोग जो एक बेहतरीन गुलदस्ता के तौर पर नजर आए, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक खुशहाली का एक निज़ाम पूरी दुनिया के मुकाबले में आप देखते हैं, हिंदुस्तान की रियासतों के मध्य मुकाबले देखते हैं या दीगर ममालिक के मध्य मुकाबले देखते हैं, और जो जम्मू कश्मीर के ऊपर जो एक गासिबाना नजर डाल करके बहुत सारे लोग तासुब की निगाह से देखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल हैं। और उसकी वाहिद वजह यह है कि आज भी खुशहाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यकीनी तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों को क्रश करने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से जो बुनियाद रखी गई थी, जो लोगों को, मैं बात अपनी मुकम्मल करूं कि जिस तरीके से शेख अब्दुल्ला साहब ने लोगों को जमीनें फराहम की, लैंड टू टिलर एक्ट दिया और लैंड टू टिलर एक्ट लाते हुए जमीनों का मालिक बनाया, जिसकी वजह से एक माशाल्लाह एक फरावानी रही, एक सिलसिला रहा और लोग खुशहाली के आलम में जीते रहे। और आज यकीनी तौर पे उस खुशहाली को छीनने के लिए जिस तरह से उनकी इज्जतों के ऊपर, इज्जत नफ्स के ऊपर, उनकी ज़मीनों के ऊपर, उनकी नौकरियों के ऊपर, उनके रोजगार के ऊपर जो शबहू मारने के लिए एक फिरका परस्त जमात ने जिस तरीके से उनको यरगमाल बनाना चाहा, आज अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात को समझ चुकी है कि वाहिद जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस है कि जिसने हमें ये इज्जत और वकार अता किया था, और वही जम्मू कश्मीर को दोबारा बचा सकती है। इसकी वजह है कि जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर उभरते हुए नजर आ रही है। बीजेपी लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अपने पांव है जो वो मजबूती की तरफ बढ़ा रही है, और उसकी मेन वजह है कि दूसरी पार्टियां हैं जैसे पीडीपी या दूसरी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंचाने में यहीं के लोगों का एक बड़ा किरदार रहा है। उसकी वाहिद वजह यह है कि जिन ताकतों को हम अपना समझ बैठे, उन्हीं लोगों ने जम्मू कश्मीर की नैया को डुबो दिया। यहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है। बदकिस्मती यह है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को यहीं के लोग कमजोर करने में लगे हुए हैं। कहीं अपनी पार्टी के नाम पर पार्टी बनकर के सामने आ रही है, कहीं कोई दूसरी को रीजनल पार्टी बनकर के आ रही है, कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनकर के आ रही है। ये जितनी, या गुलाम नबी आजाद साहब की बीएडीपी बनकर, क्या नाम है, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनकर के आ रही है। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज सेकुलर जहन रखने वाले लोगों को तकसीम करने के लिए बनकर के आ रही है। आज जरूरत इस अमर की है कि उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा को साइड पर रखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को सोचना होगा।
कि हम किस तरीके से अपनी नस्लों का दिफा कर सकते हैं। और अगर उस चीज के ऊपर हमारे लोग आ जाते हैं पूरे तरीका से, तो यकीनी तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो भी दीगर पार्टियां हैं, अगर वो मिल करके सेकुलर जहन रखते हुए जम्मू कश्मीर की वफादारी में अगर इस इलेक्शन को सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के वकार को बचाने के लिए और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए लड़ेंगे, तो यकीनी तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मात देंगे। आप एक जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, सूबाई सेक्रेटरी हैं। आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन तमाम पार्टियों के साथ हाथ मिला सकती है बीजेपी का मुकाबला करने की? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत सारी पार्टियां जो होती हैं वो इक़्तिदार की खातिर मैदान में अमल में होती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब जम्मू कश्मीर के अंदर तहरीक की शक्ल में कदम रखा था, उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी का नाम निशान नहीं था। महाराजा को दौर हुआ करता था, लोग जितने भी थे जमीन कमाते थे, ये जमीनों के मालिक महाराजा और ज़ियालदार हुआ करते थे, और महाराजा के पास ये सारी ज़राअत इकट्ठी करके ले जाते थे। तो उस जुल्म और उस सितम के खिलाफ कि काश्तकार जो था वो सारी अपनी कमाई जो है वो इकट्ठी करके एक ज़ियालदार के जरिया से जो है वो महाराजा तक पहुंचाता था। तो उस सूरत में शेख साहब को ये लगा कि ये जुल्म है, तो उस जुल्म के खिलाफ ये तहरीक जब बन करके सामने आई, जेलों की सलाखों के पीछे रहे, तो मैं वो आपकी बात को जो मुकम्मल करता चलूं कि इसकी वाहिद वजह यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी पार्टियां इक़्तिदार की खातिर मंजर आम पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के हुसूल की और जम्मू कश्मीर के गरीबों के हुकूक के हुसूल के लिए एक तहरीक के तौर पर मंजर आम पर आई थी। इसी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जमीनी सतह पे मजबूत है, और जमीनी सतह पे जो पार्टी मजबूत है वो पार्टी यकीनी तौर पे दिगर उन पार्टियों को भी अपने साथ लेकर के चल सकती है जो पार्टियां कहीं ना कहीं सेकुलर जहन रखती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है कि ये एक सेकुलर पार्टी रही है। खा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अक्सरियती रियासत होने के साथ साथ सब लोगों को साथ में लेकर के चलने का एक नजरिया अगर दिया था, तो वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने दिया था। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। तो ये एक नारा जो था, वही नारा जम्मू के लोगों ने अपने सीनों के अंदर उसको जगह दी, क्योंकि जम्मू के लोगों की को भी जो जमीनें दी थी वो तो शेख साहब ने ही दी। इस वजह से जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना समझती है, और जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के चल रहे हैं, उनको भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी औलाद की अमानत समझती है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इस कोशिश में रहती है कि सेकुलर इत्तेहाद एक प्लेटफॉर्म पर रहे और जम्मू कश्मीर कहीं नफरत के दलदल में आकर के तबाह और बर्बाद ना हो जाए। हमारा टॉपिक आज लगभग यही रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है और क्या करने की जरूरत है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2019 को एक बहुत बड़ा फैसला होता है कि इस रियासत को यूटी में तब्दील कर दिया जाता है, यहाँ से आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है। इस जमाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस तब भी ये माना जा सकता है कि पावर में थी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर साहब थे, मसूदी साहब थे, और उससे कबल इनकी एक मीटिंग होती है। उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनको उस वक्त क्या करना चाहिए था? देखिए, पूरी कुव्वत नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने के लिए यहाँ पे काम कर रही थी, यहाँ तक कि जहाँ आज मजबूरन हमें पीडीपी के साथ भी बात करनी पड़ रही है, हमारी क़यादत जो लेकर के एक फैसला लेकर के चल रही है, वो अलग बात है। करने को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर किया, करना क्या चाहिए था उस हालात के अंदर, हम उस टॉपिक पे बाद में आना चाहेंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए एक बात जो हमेशा खुल करके मंजर आम पर आती है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे बात करते हैं कि आर्टिकल 370 को पक्का क्यों नहीं किया गया। आप मेरे ख्याल में गालिबन आपका सवाल इसी जानिब है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को हमारे लोग नहीं जानते, और जो लोग हिस्ट्री को नहीं जानते वही लोग इस सवाल को हमेशा लेकर के इलाका जात के अंदर डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 370 को और 35A को जो है पक्का क्यों नहीं किया गया। मैं इस पे थोड़ी देर के लिए वजाहत करना चाहूंगा, आप मुझे बर्दाश्त करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 का वजूद शराइत की बुनियाद पर था, और क्योंकि
हिंदुस्तान का के साथ जम्मू कश्मीर का इल्हाक भी शराइत की बुनियाद पर था, और जो शराइत की बुनियाद पर इल्हाक था और वो इसी वजह से था कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि कबायलियों ने जम्मू कश्मीर को गस्ब करने की कोशिश की थी, और हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की जो हमारी क़यादत शेख साहब की क़यादत थी या उनसे कबल महाराजा साहब की क़यादत थी, वो यही चाहते थे कि हम एक सेकुलर देश के साथ रहें। तो उसकी वजह भी यही थी क्योंकि उस वक्त तक तो ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, और इंडिपेंडेंट कंट्री होने की वजह से इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की निगाह थी, और कबायलियों ने जब यहाँ पे हमला किया तो उस वक्त जम्मू कश्मीर को कबायलियों के हाथ में जाने से बचाने के लिए, और दूसरी तरफ से चाइना निगाहें पसार करके देख रहा था, वो भी हड़पना चाहता था, या पाकिस्तान की निगाहें इसके ऊपर लगी हुई थी, तो उस वक्त इसको बचाने के लिए एक इल्हाक किया गया मुल्क के साथ, और वो इल्हाक शराइत पर इल्हाक था। जम्मू कश्मीर के लोगों का नजरिया अपने तौर पर अलग हो सकता था। उस वक्त ये बात डिस्कस की गई थी उस शराइत के अंदर कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर हालात सामान्य होंगे, हालात बेहतर होंगे, तो यहां पर रायशुमारी करवाई जाएगी, फिर लोगों की राय के मुताबिक जम्मू कश्मीर का फैसला होगा। तो इस वजह से ये इल्हाक हुआ, और जो इल्हाक जब आर्जी था तो आर्टिकल 370 हो या 35A हो, इसको भी आर्जी ही रखा जा सकता था, इसको किसी भी एतबार से मजबूत नहीं किया जा सकता था। बहरहाल हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी कोशिश रही, उसी के मुतबादल ऑटोनॉमी की बात जो मंजर-ए-आम पर लाई गई थी, और जम्मू कश्मीर का एक बेहतरीन एजेंडा था कि हम मुल्क के साथ हिंदुस्तान के अटूट अंग के तौर पर रहना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो जज्बात हैं उनको भी ठेस ना पहुंचे, और ये जम्मू कश्मीर का सर जो है, ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का जो एक सर है, इसको एक बेहतरीन खूबसूरत जन्नत के तौर पे तामीर करने के लिए ऑटोनॉमी की बात लाई गई थी, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं मरकज ने हमारे साथ धोखा किया। खिताई पीर पंचाल और खासकर मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करूंगा कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी किस मकाम पे खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं पे भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं थी। लोग ये समझ रहे थे कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मेंढर से भी इन तमाम पार्टियों का, बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया हो गया होगा, लेकिन हादसाती तौर पे बहुत सारे लोग जब मंजर-ए-आम पर आए, उन्होंने जब काम करना शुरू किया, उनकी उस नजरिए को देखते हुए लोगों ने बड़ा करीब से भांप लिया उसे, और भांपने के बाद जो ही लोगों को अकल और शऊर लोगों का बेदार हुआ, मेंढर के अंदर पहली मर्तबा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की आमद हुई। आपने देखा हजारों की तादाद में मेंढर के कोने कोने से लोग निकल करके आए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का इस्तेकबाल किया। उन्हीं के साथ साथ आपने आगे बढ़ते हुए देखा होगा कि वो कारवां मजीद आगे बढ़ा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पीर पंजाल की हमारी क़यादत, हमारे मीर कारवां कायदे इनकलाब हमारे जावेद राना साहब मेंबर साहब का मेंबर असेंबली मेंढर, उनकी क़यादत में पूरे खित्ते के अंदर हजारों की तादाद में लोग जो है वो निकल करके उमर अब्दुल्ला साहब के इस्तेकबाल के लिए मेंढर भी नहीं पहुंचे, बल्कि सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, दरहाल और पूरे खिताए पीर पंजाल के अंदर हजारों की रैलियों के अंदर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने भी रैलियों से खिताब किया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी रैलियों से खिताब किया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस कदर मजबूत है। आज की तारीख में जितने भी लोग आज के, चाहे वो कोई डीडीसी साहिबान हो, चाहे वो किसी दूसरे मनसब के ऊपर बैठे हुए लोग हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दवा लेकर के चलने वाले हो, आप उनसे कहिए कि आप एक जलसा करके दिखा दीजिए, मैं अपना नाम बदल दूंगा कि अगर वो मेंढर के अंदर कोई मुअस्सर, क्या मैं ये कहता हूं कि 200 से 300 लोगों का भी जलसा कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उसके मुकाबले अगर हजारों की रैलियां मेंढर के अंदर हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो आप समझ सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी मजबूत है। डीडीसी का नाम लिया आपने, डीडीसी के हवाले से हम बताते चले कि अल्ताफ साहब एक बड़ी स्टेटमेंट दे के चले जाते हैं यहां से, लेकिन उस पर डीडीसी बीडीसी कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका, बड़े बेहतरीन मौजू की तरफ आप लेकर के चले आए। आपका डेपुटेशन एक डीसी साहब को भी मिला कल, वहां क्या बातचीत हुई उसको भी आप पूरी तरीके से हमें बताएंगे। देखिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका, क्योंकि आप बड़े पॉजिटिव मूड में आए और यहाँ से एक बेहतरीन
मीडिया के तौर पे आप काम कर रहे हैं। मैं दुआ भी करूंगा कि अल्लाह ताला आपको बुरी नजर से बचाए, क्योंकि नजर बद भी एक बुरी चीज है, और जब लोग हक गोई कहना करना शुरू कर लेते हैं उनको बहुत सारे लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म से खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन मैं दाद देता हूं आपकी कि आपने माशाल्लाह अपने मनसब को बदनाम करने की कोशिश नहीं की और हक गोई से काम लिया। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने सवाल किया कि डीडीसी साहिबान के ताल्लुक से सवाल किया, और पुंछ हमारे नए डिप्टी कमिश्नर साहब की आमद पे हमारा जो एक बड़ा डेपुटेशन गुज़श्ता रोज मिला है, उसमें भी उसके ताल्लुक से आपने पूछा कि वहां पे भी रवैया आपका थोड़ा सा सख्त रहा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त हमारा पूरा जिला कहीं ना कहीं किडनैप कर लिया गया है, और हमारा शऊर भी किडनैप करने की कोशिश की जा रही है। हमारी इंतजामिया की तवज्जो, हम इंतजामिया की तवज्जो दिलवाने के लिए गुज़श्ता रोज डीसी साहब के ऑफिस में पहुंचे, हमने उनका इस्तकबाल भी जरूर किया, लेकिन हमने उनको जिला पुंछ के ताल्लुक से ये क्लियर करने की कोशिश की, और वजाहतन हमने उनको बता दिया कि जिस तरीके से जिला पुंछ के अंदर आज जो डीडीसी काउंसिल है वो कहीं ना कहीं ठेकेदारी के निजाम के अंदर चल रही है, और हमने पहले भी इस बात पर कहा था कि इस काउंसिल का नाम बदल करके डीडीसी काउंसिल ना रखा जाए, बल्कि इसका नाम कॉन्ट्रैक्टर काउंसिल रख दिया जाए। क्योंकि जब नजरिया हमारा सिर्फ और सिर्फ अर्निंग का होगा और चंद लोगों की अर्निंग का होगा, बाकी तमाम आवाम को हम भूल जाएंगे, करप्शन का दौर दौरा होगा। और जब हम कोई ठेका लेकर के आएंगे, और ठेका लेने के बाद अभी आपने देखा कि जितने भी डीडीसी साहिबान हैं रिबन काटने के लिए जाते हैं, वहां पे वाहवाही होती है, ब्लैक टॉपिंग होती है, और 15 दिन नहीं गुजरते पूरी ब्लैक टॉपिंग खत्म हो जाती है। तो बताइए कि किस जानिब जा रहा है हमारा जिला। और अल्ताफ बुखारी की आपने बात की, अल्ताफ बुखारी साहब ने अगर वो दूसरी पार्टी के, वो उन्हीं की बी टीम है, हम उनको अपना नहीं समझते, लेकिन अगर उन्होंने इसके ऊपर कोई सवाल उठाया था, अगर डीडीसी काउंसिल सच्ची थी तो उनको उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर जाना चाहिए था, उनको वजाहत उनसे मांगनी चाहिए थी, उनको वहां पर उनके खिलाफ इज्जत हद तक का दावा करना चाहिए था, क्योंकि इज्जत के ऊपर वार किया था। लेकिन हकीकत यह है कि जब वो पूरे तरीके से पूरे के पूरे उस हमाम के अंदर नंगे हैं, उन्हें पता है कि हम जाएंगे तो वो क्लियर कट जो है, वो आम इंसान इसके बारे में जानता है कि ये लोग करप्ट है और पूरे इलाके को बर्बाद कर गए हैं, पूरे जिला को बर्बाद कर गए हैं। इवन मैं ये कहना चाहता हूं कि कौंसिल की ही वजह से हम गुज़श्ता रोज हमने चंद तीखी बातें डीसी साहब के साथ भी की, और हमने उनको एक दिशा देने की कोशिश की। नए डिप्टी कमिश्नर बड़े अच्छे आदमी हैं, हमें वो बड़ी उम्मीद है, एक आईएएस ऑफिसर है, लेकिन हमने उनको बताया है कि यहां पे आने वाला हर ऑफिसर जिसको चंद लोग यरगमाल कर लेते हैं, और यहां पे उनकी वाहवाही और ढोल बजाकर वेलकम किया जाता है, और फिर 5 साल तक या 2 साल तक जितने अरसे भी डिप्टी कमिश्नर या जिला इंतजामिया यहां पे रहती है, उनको हर मीटिंग के अंदर ढोलों के जरिए से खुश किया जाता है, हर दरबार में ढोल बजा करके खुश किया जाता है, और नजरिया भी हमारे अफिसरान का यह बन जाता है कि यही काफी है, ठीक है, वाहवाही हो रही है, यहां पे हमारे ढोलों से स्वागत हो रहे हैं, तो दोनों हाथों से जो ऑफिसर जितना लूट करके जाता है उसको उतने ही ढोलों की सलामी दे करके बीजी से क्रॉस कर दिया जाता है। हमने कल वजाहत डीसी साहब से कह दिया है कि हमारे साहब डिप्टी कमिश्नर साहब जब यहां से रवाना हुए, मैं कहता हूं कि पता नहीं वो किस अंदाज से उस ग्रुप के अंदर चल रहे थे, असल की तरफ लौट करके जाती है। कुल्लू शयन यरजू इला असली, हर शय असल की तरफ जाती है। और इसी वजह से डीसी साहब से हमने बार बार कहा डीसी साहब आप यरगमाल हो रहे हैं साहब का डिप्टी कमिश्नर साहब से, लेकिन साहब डिप्टी कमिश्नर साहब जो ही कोशिश करते थे कोई काम करने की, बाहर निकलने की, वो टीम लेकर के उनको यरगमाल कर लेती थी। उन्हें अगर इस आखिरी दिन की जिल्लत का पता होता कि जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी दुर्गत बनाएगी, उस दुर्गत के जिम्मेदार वो खुद भी हैं, और वो यहां के वो लोग, मैं कहता हूं कि अगर यहां के उन लोगों ने वो कमेंट्स पढ़े हों जो उनकी अलविदाई के तौर पे जो पोस्टें चलाई गई थी मीडिया के अंदर, अगर उन लोगों ने भी कमेंट्स पढ़े होंगे तो वो कभी भी ढोल लेकर के किसी डीसी साहब से हमने ये कहा है कि डीसी साहब आपका एहतसाब होगा, हमारी टीम यहां पर आई है आपको खुश आमदीद कहने के लिए, देने के लिए, एडवाइस भी साथ में देने के लिए कि आपको ये लोग खराब करके बेचेंगे,
ये आपकी भी इज्जत का और आपके भी कैलिबर का सवाल है, आपके भी कैरेक्टर का। वहां पे फेल होकर के जाएंगे तो उन लोगों के नरगे में जाने की वजह से जाएंगे कि जिन लोगों ने बकिया अफीसरान को खराब किया है। तो उन लोगों की वजह से आप खराब होकर के जाएंगे कि जिन लोगों ने माजी में आपको खराब करके रखा, बाकी अफीसरान को खराब करके यहां से भेजा। और फिर यहां पे मैं कहता हूं, मुझे समझ में नहीं आती है कि हम किस मिट्टी के बने हुए, हम कौन लोग हैं, हमारे जो लोग हैं फिर उसी रवैये को लेकर के फिर डीसी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने डीसी साहब से क्लियर कट कह दिया है कि हमारा जिला अगर 20वें नंबर पर जा चुका है, इसको 20वें नंबर से अगर आप पहले नंबर पर लाएंगे तो हम आपको बेहतरीन ढंग से अलविदाइया देंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर हमारे जिला की यही सूरत हाल रही, अगर हमारा जिला इसी तरीके से पसमानदगी के दलदल में रहा, बीजी बल्लोई रोड का यही हाल रहा और हमारे गांव की जो सड़कें, जड़ावाली गली टू मेंढर की सड़क का यही हाल रहा, कलाई टू मतलब सखीमदन कलाई रोड का यही हाल रहा, तो फिर ये समझिए कि हमने ये भी कह दिया है कि हम गवर्नर साहब से भी मिलेंगे और हम गवर्नर साहब से कहेंगे कि आप हर जिला के अंदर ऑफिसरान को जब तैनात करते हैं तो उनको एक जो है वो टारगेट दें कि अगर आपने ये काम कर दिए और जिस दिन आपकी अलविदाइया मीटिंग होगी तो अलविदाइया मीटिंग के अंदर योम एहतसाब होगा, वो आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आपने क्या काम किए हैं। अगर वो हिसाब नहीं दे पाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको आखिर पब्लिक को किस चीज की सजा दी जा रही है? अगर मैं कहता हूं कि अगर यहां पे ऑफिसरान के लिए तबादले पे योम एहतसाब रख दिया जाए तो ऐसे जितने भी ऑफिसर हैं, खुदा की कसम रात के अंधेरे में छुप करके भाग जाएंगे, वो पब्लिक का सामना कभी नहीं कर सकते। लेकिन आज कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि जो काम करने वाला ऑफिसर है वो बेचारा तो वो चाहता ही नहीं है कि मेरे को ढोल ढबके करे, वो चाहता ही नहीं है कि मुझे कोई हार डाले, वो बेचारा वो वहीं पे दबा रह जाता है और उसकी कोई वाहवाही नहीं होती। और जो सबसे ज्यादा करप्शन करता है वो आदमी हमारी टीम को पैसे दे देता है, वो ढोलियों की टीम में हम शामिल हो जाते हैं, नाच गाना करते हैं और उसके बाद बीजी गली है वो क्रॉस करके चला जाता है, अगलों को भी खुश कर देता है क्योंकि करप्शन ऊपर तक जा रही है और इधर से भी झोलियां भर करके ले जाता है और हमारी आवाम देखती रह जाती है। इस वजह से हमारे लोगों को कहीं ना कहीं हमारे नजरिया को जो है चेंज करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मियां शहराज अजरी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी। वक्त कम होने की वजह से हम इनसे और चर्चा करते, बड़ा सुकून आ रहा था, बड़ा लुत्फ आ रहा था क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में हमने बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की, तहमीर और तरक्की के हवाले से हमने बात की, जिनको बेबाकी से इन्होंने तफसील से जो है उसको किया है, लोगों के सामने रखा है, हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं उनके सामने रखा है। जी नाजरीन, हम किसी और हस्ती के साथ फिर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।